डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फ्रांस में G7 समिट में पीएम मोदी ने हॉर्मुज में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ईरान अमेरिका वार्ता 19 जून को स्विट्जरलैंड में संभव। ट्रंप वेंस ने 28 लाख करोड़ की डील खबर को फर्जी बताया। इजरायल ने पीस डील से किया किनारा। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु यादव मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 बुजुर्गों की हत्या करने वाले का हाफ इनकाउंटर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। आउटरीच सेशन में उन्होंने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हुए कहा कि संघर्ष के कारण क्षेत्र के कई मित्र देशों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री व्यापार में आई बाधा का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। इस हाई लेवल वर्किंग सेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे और पीएम मोदी के पास बैठे नजर आए। सेशन की थीम नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना रही। इस दौरान पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच भी अहम बातचीत हुई। वहीं मोदी ने यूएई, केन्या, मिस्र, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं से भी मुलाकात कर व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर एक लिखित सहमति बन गई है, जिस पर दोनों देशों के नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। उम्मीद है कि 19 जून को दोनों देशों के अधिकारी स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक झील किनारे स्थित रिजॉर्ट में मिलेंगे, जहां शुरुआती समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही 60 दिनों के युद्ध विराम और बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। G7 समिट के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये डील ईरान के परमाणु हथियार तक पहुंचने के रास्ते में मजबूत दीवार साबित होगी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति जारी रहती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार हासिल कर चुका होता। वहीं ट्रंप ने ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया। दूसरी ओर इजरायल ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवीर ने कहा है कि ये ट्रंप की डील है और इजरायल इससे बंधा नहीं है। इस प्रारंभिक समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर भी मतभेद उभरने की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम, नीट परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मोहर्रम के दौरान हथियारों के प्रदर्शन, डीजे और नई परंपराओं पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक सीमित रखने और सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज बसों से 50% किराया छूट देने की घोषणा भी की है। उन्होंने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने योग को भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने प्रदेश भर में व्यापक योग कार्यक्रमों और विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस को जन आंदोलन का स्वरूप देकर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। प्रयागराज में मेजा थाना क्षेत्र के ट्रिपल मर्डर मामले के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए पैरानीपुर गांव लेकर पहुंची थी। तभी वो सरकारी वाहन से उतरते समय एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने लगा। भागते हुए आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में हिमांशु यादव के बाएं पैर में गोली लगी।
और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मेजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार परिवार के अधिकांश सदस्य रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर रहते थे और घर पर केवल कुछ लोग ही मौजूद थे। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद के मोदी नगर में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा शुरू हो गया। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक एक भाजपा कार्यकर्ता पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे, जिसके विरोध में पार्टी की एक महिला पदाधिकारी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। महिला पदाधिकारी ने कुछ नेताओं और पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक के बीच ही विरोध दर्ज कराया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया और तीखी बहस शुरू हो गई। विरोध स्वरूप में कई महिला कार्यकर्ता बैठक स्थल पर ही धरने पर बैठ गई और कार्रवाई की मांग करने लगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में हुए इस विवाद ने संगठन के भीतर असंतोष और गुटबाजी की चर्चाओं को तेज कर दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अमरोहा के धनौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव महेशरा में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने लोगों को संगठन की विचारधारा, नीतियों और उद्देश्यों से अवगत कराया तथा सामाजिक न्याय, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया। सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी जिलाध्यक्ष विकेश कुमार ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता अपने मताधिकार का सही उपयोग कर बदलाव ला सकती है। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सभा में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत फुंदापुरिया, लीगल सेल जिलाध्यक्ष योगेंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने सामाजिक समानता और जन अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। अंबेडकर नगर पहुंचे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के नाम पर संजय निषाद पिछले 4.5 वर्षों से केवल राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। साहनी ने कहा कि अब सरकार के कार्यकाल के केवल 6 महीने बचे हैं। ऐसे में डॉक्टर निषाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाकर निषाद समाज को आरक्षण दिलाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह विफल साबित हुई है और देश भर में 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। मुकेश साहनी ने पेपर लीक और कोचिंग संस्थानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नई कोचिंग संस्थान ईमानदारी से छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर युवाओं का शोषण भी हो रहा है। साहनी ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। उनके बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पीलीभीत के पूरनपुर नगर पालिका परिषद के कूड़ा वाहन चालक के साथ कथित मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 नामजद और 6 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना मूझा रोड स्थित एफआरए कूड़ा खाद प्लांट की बताई जा रही है, जहां कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित चालक का आरोप है कि ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों ने उसे कूड़ा डालने से रोका, गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द कहे और मारपीट कर घायल कर दिया। चालक ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस बीच घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि उसमें महिला प्रधान नजर आ रही हैं, जबकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पीलीभीत जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के जादवपुर पट्टी गांव में 18 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने युवती के शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जिसके चलते मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। नोएडा के सेक्टर 79 स्थित महागुन मीराबेला सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में एक तेज रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 वर्षीय बेटी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ कार से सामान उतारकर फ्लैट की ओर जा रही थी। तभी अचानक आई कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मां बेटी कार के नीचे फंस गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सोसाइटी के लोगों ने करीब 4 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। महिला की पसलियां टूटने के साथ पेट और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कस्बा कुसमरा स्थित शास्त्री पेट्रोल पंप के पास इको कार और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों की पहचान व अन्य कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। झांसी में एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नंदनपुरा रोड का है, जहां युवक चलती बाइक पर जानलेवा करता दिखता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में कभी वह बाइक का हैंडल छोड़कर सफर करता दिखाई देता है, तो कभी बाइक पर लेटकर स्टंट करता नजर आता है। सड़क पर इस तरह की लापरवाही न केवल उसकी जान के लिए खतरा है, बल्कि अन्य राहगीरों को भी जोखिम में डाल सकती है। युवक खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखाई दे रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ऐसे स्टंट पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। अब सभी की नजरें यातायात पुलिस पर हैं कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर संबंधित युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी दीपक सिंहवाल ने तड़के सुबह छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम और पुलिस टीम को मौके पर पहुंचता देख खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली तथा लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान एक लोडर मौके पर मिला, जिसे स्वयं उप जिलाधिकारी संचालित करते हुए नजर आए। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में खलबली मच रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन आगे भी ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखेगा। फिलहाल जब्त वाहनों के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र स्थित अकबरपुर गांव में मेंथा की पेराई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक पेराई में इस्तेमाल होने वाली टंकी तेज धमाके के साथ फट गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार रूपरानी अपने परिजनों के साथ मेंथा की पेराई कर रही थी, तभी टंकी फटने से निकली गर्म भाप और तेल की चपेट में आ गई। हादसे में शुभम और हरिभजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
मथुरा नगर ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बदायूं में कोतवाली परिसर के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक युवक हाथ में बियर की बोतल लेकर खुलेआम खड़ा नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कथित तौर पर नशे की हालत में दिखाई दे रहा है और कोतवाली गेट के पास ही बेफिक्र अंदाज में समय बिताता नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिसकर्मियों की आवाजाही भी वीडियो में दिखाई दे रही है, जिससे लोगों के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का सवाल है कि यदि ऐसी गतिविधियां थाने के बाहर होती रही तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा। हालांकि मामले को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर संबंधित युवक और पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से सटे मीरा सराय गांव को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां कथित तौर पर स्मैक का अवैध कारोबार खुलेआम संचालित होने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव की एक बस्ती में नशे की पुड़ियां आसानी से खरीदी बेची जाती हैं और इस गतिविधि में कुछ महिलाओं की संलिप्तता होने की भी चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने समय समय पर कार्रवाई और दबिश दी है, लेकिन अवैध कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हो सका है। क्षेत्र के लोगों का दावा है कि नशे की लत के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अनेक परिवार परेशान हैं। एक स्थानीय महिला के नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया गया कि इस संबंध में कई बार वीडियो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है और सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अंबेडकर नगर में उप निबंधक कार्यालय परिसर में दस्तावेज लेखकों ने प्रेरणा सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू की जा रही ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दस्तावेज लेखकों की भी ई पंजीकरण प्रक्रिया में अधिकृत एजेंट या यूजर के रूप में पंजीकृत उन्हें किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा पोर्टल पर उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। धरने के दौरान दस्तावेज लेखकों ने ई पंजीकरण प्रणाली से जुड़े कार्यों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई। साथ ही बायोमेट्रिक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान या आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई व्यवस्था से जुड़े कई भ्रम और आशंकाएं बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। उन्होंने फ्रंट ऑफिस योजना को लेकर फैली भ्रांतियों के निस्तारण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग भी की। दस्तावेज लेखकों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मा मुबारक पट्टी गांव में 8 वर्षीय बालक के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर पड़ोसी गांव के युवक आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार आरोपी बालक का मुंह दबाकर उसे झाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक आजाद को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस सतर्क है और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र स्थित भरतकुंड टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि टोल कर्मी उत्कर्ष सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत के अनुसार निषाद पार्टी से जुड़े बताए जा रहे करुणाकर पांडे उर्फ बबलू पांडे और उनके साथियों पर लात घूंसों तथा राइफल के बट से हमला करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर 7,000 नकद भी छीन कर ले गए। घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर करुणाकर पांडे उर्फ बबलू पांडे और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है।
श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 में अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया ए के लिए प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ने पारी का आगाज किया है। वैभव 38 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान ए के गेंदबाज फरीदून दाऊदजई ने भारत ए की सलामी जोड़ी को तोड़ दिया। उन्होंने शॉर्ट गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को फंसाया। सूर्यवंशी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जिससे खालिद तानीवाल ने पॉइंट पर शानदार कैच लपक लिया। भारत ए की कमान युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के हाथों में है। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो भविष्य में भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बनने की मजबूत दावेदारी रखते हैं। इस मुकाबले में भी फैंस की नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी, जिन्होंने कम उम्र में अपनी प्रतिभा से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। हालांकि उनकी 3 पारियां 14, 44 और 21 की रही हैं। ऐसे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। फिल्म मैं वापस आऊंगा को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से निर्देशक इम्तियाज अली बेहद उत्साहित हैं। 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म में बंटवारे, विस्थापन और इंसानी रिश्तों की गहरी भावनाओं को दर्शाया गया है। इम्तियाज अली का कहना है कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों और शरणार्थियों की पीड़ा ने उन्हें ये कहानी कहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि फिल्म के जरिए वो अतीत और वर्तमान के बीच एक भावनात्मक पुल बनाना चाहते थे। निर्देशक इन दिनों सिनेमाघरों में जाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं और उनका मानना है कि उनका संदेश लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं द्वारा फिल्म को मिले प्यार पर खुशी जताई और कहा कि नई पीढ़ी सच्चे प्रेम, आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव वाली कहानियों से खुद को जोड़ रही है। इम्तियाज के अनुसार ये फिल्म अलग अलग पीढ़ियों के रिश्तों और इतिहास से मिलने वाली सीख को समझने का एक प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म दर्शकों को अपनी इंसानियत, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।